आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम भूमि और उसका उपयोग पढ़ेंगे, साथ ही मृदा और उसके निर्माण के बारे में जानेंगे। इसके अलावा मृदा परिच्छेदिका, मृदा का वर्गीकरण और मृदा संरक्षण को जानते हुए झारखंड में मृदा अपरदन की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, झारखंड के एक छोटे से गांव में बधुनी अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहती है। उसका परिवार पास के जंगल से दातुन, पत्ते, लकड़ियां और जंगली फलों को इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। बधुनी भी अपनी मां की मदद करती है। उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटा अनाज यानी कि मक्का इत्यादि उगा पाती है, जो साल भर के खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर गुरमीत कौर, ये पंजाब के एक गांव में रहती है। गांव की जमीन समतल है और बहुत उपजाऊ भी है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है, जिसमें धान और गेहूं के साथ अन्य फसलों का उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। फार्म हाउस में फलों का एक बागान है तथा एक डेयरी फार्म भी है। गांव में एक नहर भी है। गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। बच्चों, बधुनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके परिवार भी अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जिस जगह वे रहते हैं वहां की मिट्टी अलग है, वहां पानी में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति ये सब भी अलग अलग है। आइए दोस्तों, इन संसाधनों के बारे में तथा इनके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 30% भाग में भूमि है। इस 30% भाग में भी सभी जगह पर लोग रह नहीं सकते, अर्थात सारा भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु में विभिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में कहीं पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, कहीं पर पहाड़ी भाग हैं, कहीं पर दलदल जमीन है तो कहीं पर मरुस्थली और वनाच्छादित क्षेत्र है। इसके अलावा उपजाऊ जमीन और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि भी उपलब्ध है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दोस्तों, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि का कार्य, वानिकी का कार्य, खनन का कार्य, गृह निर्माण का कार्य तथा सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। भूमि का यह प्रयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि की विभिन्नता के कारण उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के अधिकार में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित रहती है। सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि का भी है। बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि और मरुस्थलीय भूभागों को शामिल किया जाता है, जबकि दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्तियों के निर्माण में, सड़क मार्गों के निर्माण में, रेल मार्गों के निर्माण में तथा उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और औद्योगिकरण आदि क्रियाकलापों को बढ़ाने में करती है। इस कारण आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में साफ परिवर्तन दिखाई पड़ता है।
बच्चों, लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ इसकी प्रबंधन की हम सब अवहेलना करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम भूमि के उपयोग हेतु अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमें भू संसाधनों की कमी महसूस होती है। आज हम वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश कर रहे हैं। इससे इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः हमें जरूरत है कि हम भूमि का संरक्षण करें। भूमि संरक्षण के लिए हम निम्न तरीके अपना सकते हैं। हम वनारोपण कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग करके हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं। इसके अलावा अतिचारण पर रोक लगा करके, पशुओं द्वारा जो अतिचारण होता है उस पर रोक लगा करके भी हम अपनी भूमि का बचाव कर सकते हैं। और साथ ही खनन पर नियंत्रण करके, यानी खनन के बाद जो स्थान खाली बचता है या जो खाली गड्ढे होते हैं उनका भरान करके भी हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मृदा की। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ और खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। मृदा की ऊपरी परत से आधार तक, यानी आधार चट्टान तक 3 भाग होते हैं, 3 संस्तर होते हैं, जिनका रंग और संगठन अलग अलग होता है। बच्चों, मृदा के इन भागों की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यह देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसको काली मृदा कहते हैं। इसके अलावा इसे रेंगन मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। अगली मृदा है लाल और पीली मृदा। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। अगली मृदा है लेटराइट मृदा। बच्चों, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंटा। यह मृदा चाय, कॉफी तथा काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। भारत के मरुस्थलीय इलाकों में यह मृदा पाई जाती है। आमतौर पर यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है। अगली मृदा है वन मृदा। यह मृदाएं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। बच्चों, वर्षा काल के समय में पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन की क्रियाएं होती रहती हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा भी मृदा का काफी कटान होता है। इन सबसे बचने के लिए मृदा संरक्षण बहुत जरूरी है। आइए कुछ विधियों को जानते हैं। पहली विधि है समोच्च रेखीय जुताई। इस विधि में ढालू स्थानों पर अर्थात पर्वतीय भागों में खेतों में मेड़ बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से नहीं बहता और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अगली विधि है रक्षक मेखलाएं। इसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अगला है फसल आवर्तन। भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की
उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। अगला है नियंत्रित पशुचारण। इसके अंतर्गत पशुओं के चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाने चाहिए। इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती है तथा मिट्टी का कटाव रुक जाता है। चलिए दोस्तों, झारखंड में मृदा अपरदन की बात करते हैं। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है तो जोता गया खेत भी सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती हैं तो वे तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं। इसके बाद जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी भी बहकर चली जाती है। तो बच्चों, इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। आइए अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भूमि और उसका उपयोग, मृदा और उसका निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा का वर्गीकरण, मृदा संरक्षण और झारखंड में मृदा अपरदन, इन बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत जल उपलब्धता की समस्याएं, जल का उपयोग, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण और प्राकृतिक वनस्पति और जीव संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।